कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। शहरियों का मीटर घूम गया। 15-15 घंटे की गैर इलानिया लोड शेडिंग से तंग आवाम सड़कों पर निकल आए। माड़ीपुर रोड पर बिजली की बंदिश के खिलाफ तवील एहतजाज किया गया। पुलिस की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज से इलाका कई घंटों तक मैदान जंग बना रहा। एहतजाज के दौरान एक खातून जाँ बहक हो गई। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। उधर अबू अल हसन असफहानी रोड पर भी आवाम ने बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया। रजब अली रिपोर्ट कर रही हैं। हुकूमती दावे धरे के धरे तमाम तर कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। माड़ीपुर रोड पर बिजली की बंदिश के खिलाफ अवाम का तवील एहतजाज। माड़ीपुर का इलाका दिन भर मैदान जंग बना रहा। 18 घंटे से जायद माड़ीपुर रोड ट्रैफिक के लिए बंद रही। पुलिस की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। एक पानी नहीं है, एक बिजली नहीं है, गैस नहीं है, सही है। उसके बाद हम लोग बैठे, पुलिस वालों ने आइए फेयरिंग कही है, हम लोग बच्चों को उठा के लेके गए, मारा पीटी करके तो जेल में भेजे। अभी हम तो कहते हैं हमें 24 घंटे बिजली मिलती ही नहीं है घर में। हमारे जो मर्द है वो काम से आते हैं, वो हद से ज्यादा इतने थके हुए आते हैं, लेकिन चार्जिंग यूपीएस जो जनरेटर वो कितना चलेंगे आखिर। डिप्टी कमिश्नर से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए और हिरासत में लिए गए तमाम मुजाहिरीन को रिहा कर दिया। अबुल हसन असफानी रोड पर अवाम ने बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। मलीर में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम ने एहतजाज किया। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस अवाम में शदीद गम और गुस्से की लहर है। GDA की रुकन कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ हुकूमत पर बरस पड़ी। खिताब के दौरान कहा, अंदरूनी सिंध में तो बिजली ना मिलने का अजाब चल ही रहा था। आज कराची में भी लोड शेडिंग की वजह से आवाम सरापा एहतजाज है, जबकि बिजली मांगने वालों पर पुलिस ने तशद्दुद किया। का हाल देखिए, पूरा मुल्क यकीनन कि जिस तरह उसमें लोड शेडिंग हो रही है, चाहे बिजली हो या गैस हो। खास तौर पे मैं सिंध के हवाले से कहूँगी, या बार बार हमें सुनने को मिलता है कि जी अब लोड शेडिंग ख़त्म हो गई। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा ज़रा चल के रूरल सिंध का हाल देखिए, जहाँ एक तरफ आप कीमतें बढ़ा रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ लोड शेडिंग भी उसी तरह बढ़ रही है। देयर इज़ अ कंप्लीट फेलियर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि बिजली की तारों से लेके और स्टाफ की वजह से कि वो 24 घंटे की लोड शेडिंग होती है। शहर में बढ़ती हुई बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए के इलेक्ट्रिक से बात करें। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख को हिदायत कि इलेक्ट्रिक के तवील लोड शेडिंग से शहर में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा कर रही है कि इलेक्ट्रिक अपने सिस्टम को दुरुस्त करे। आवाम कितनी तकलीफ बर्दाश्त करेंगे, शहर में बिजली के बहरान को फौरी ठीक किया जाए। अब कुछ बात करते हैं सियासी मंजरनामे की। 14 माह में मुआशी इस्तेहकाम लाएंगे, हमारी मंजिल खुद मुख्तारी है। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए ऐसे फैसले करना होंगे जिन्हें कोई हुकूमत तब्दील ना कर सके। अगर ऐसा ना किया तो दायरे में घूमते रहेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सुर्ख फीता कल्चर 1 माह में ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अगले 14 महीने में इस मुल्क को इस बुरान से निकालेंगे। चंद फैसले ऐसे करने होंगे जिनको मुद्दों तक कोई हुकूमत आए जाए उसमें तब्दीली ना कर सके। इस सिलसिले को ख़त्म करना होगा। अगर ये हमने ना किया तो फिर हम सर्कल में घूमते रहेंगे। हमने एक धेला नहीं कमाया मगर अरबों रुपए ज़ाया हो गए अपने मुकदमे लड़ते हुए। हवेली बहादुर शाह 2 वो पैसा पाकिस्तानी कौम का है। 1250 मेगावाट सारा यूरोप को खरीद रहा है। उस गैस को सुपर टैक्स पाकिस्तान की मईशत और तरक्की और खुशहाली के ऊपर सर्फ होगा। आई गारंटी यू कि इंशाल्लाह पैसा ज़ाया नहीं होगा। IMF से 1 नहीं 2 अरब डॉलर मिल जाएंगे। असल मंजिल हमारी खुद इन्हिसारी की है। दूसरी जानिब मुआशरत ठीक करने के लिए जरदारी शरीफों के बाहर पड़े अरबों डॉलर वापस लाना होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, 2 खानदान 30 साल से मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं। इन्होंने महंगाई कम करने और मुआशरत ठीक करने के बजाय 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस एनआरओ के देकर माफ करवा दिए। नैब, FIA, सिविल सर्विसेज और दीगर इदारे तबाह कर दिए। 2 माह में कौन सी कयामत आ गई कि महंगाई आसमान पर पहुंच गई और मुआशरत नीचे आ गई। इलेक्शन कमीशन पर भी जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। 2 जुलाई को इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में पुरअमन एहतजाज करेंगे।
آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہماری معیشت کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. زرداری خاندان اور شریف خاندان کو جو باہر اربوں ڈالر پڑا ہے, آپ آدھا ہی واپس لے آئے نا تو وہ یہ بحران سے نکل سکتا ہے. انہوں نے معیشت ٹھیک کرنی تھی کیونکہ یہ بڑے تجربہ کار سمجھے جاتے تھے, کیونکہ دو خاندان 30 سال سے اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. صرف اور صرف انہوں نے ایک کام کیا اب تک, 1100 ارب روپے کے اپنے اوپر جو کرپشن کیسز تھے اپنے آپ کو NRO دے کے وہ معاف کروا لیے. وہ کون سی قیامت آ گئی کہ 2 مہینے میں سارا کچھ ہی نیچے چلا گیا. میں نے اپنی زندگی میں ایک جانبدار, ایک بائس الیکشن کمیشن میں نے نہیں دیکھی جو ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے. میں اپنی پولیس اور اپنی بیوروکریسی کو میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں. شریف مافیا کے حکم کے اوپر جو آپ نے 25 کو ظلم کیا لوگوں کے اوپر, سب کی شکلیں بھی ہمیں پتہ ہے جنہوں نے, جن پولیس آفیسرز نے ظلم کیا, یہ سارا ریکارڈ کے اوپر ہے. انہوں نے تو رہنا نہیں ہے, لیکن آپ جو تنخواہ دار لوگ ہیں, آپ کے لیے مشکلات آئیں گی اگر آپ نے غیر قانونی اور غیر قانونی سٹیپس ہمارے خلاف کیے. میں سب کو پھر سے آخر میں دعوت دے رہا ہوں, پرامن احتجاج ہفتے کی شام کو میں پریڈ گراؤنڈ ہوں گا اور سارے پاکستان کے شہروں میں انشاءاللہ میری قوم نکلے گی. لندن سے واپسیوں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے. سابق وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے آئندہ ماہ پاکستان واپسی کی تصدیق کر دی. برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ وہ جولائی میں پاکستان واپسی کی تیاری کر رہے ہیں اور پاکستان واپسی پر بطور سینیٹر حلف اٹھائیں گے. تاہم وزیر خزانہ کا قلمدان سنبھالنے سے متعلق فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی. اسحاق ڈار نے کہا کہ ان پر پاکستان میں ایک ہی کیس ہے جو عمران نیازی کی جانب سے دائر کیا جانے والا جعلی مقدمہ ہے. یہ ٹیکس ریٹرن پر بنایا گیا بے بنیاد کیس ہے. عمران حکومت کی جانب سے جب انہیں پاکستان لانے کے لیے انٹرپول سے رابطہ کیا گیا تو جو دستاویزات انٹرپول کو دی گئیں ان میں کوئی جان ہی نہیں تھی, اس لیے انٹرپول نے انہیں کلین چٹ دی. برطانوی سکھ سپاہیوں کے 12 رکنی وفد نے GHQ کا دورہ کیا. وفد کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی. سپہ سالار نے کہا پاکستان تمام مذاہب کا احترام کرتا ہے. کرتارپور راہداری پاکستان کی مذہبی آزادی اور ہم آہنگی کا عملی مظہر ہے. برطانوی وفد نے لاہور کا بھی دورہ کیا. واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب دیکھی. برطانوی سکھ سپاہیوں کے 12 رکنی وفد کی GHQ آمد. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات. سپہ سالار نے کہا کہ پاکستان تمام مذاہب کا احترام کرتا ہے. کرتارپور راہداری پاکستان کی مذہبی آزادی اور ہم آہنگی کا عملی مظہر ہے. برطانوی وفد نے لاہور کا بھی دورہ کیا. واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب دیکھی. برطانوی وفد کی لاہور میں مزار اقبال پر حاضری. بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ بھی گئے. We have both agreed that this engagement opportunity has been marvellous for both countries, for UK and for Pakistan. سکھ وفد نے دربار حضرت میاں میر حویلی نونہال سنگھ, گردوارہ جنم استھان سمیت دیگر مذہبی مقامات پر بھی حاضری دی. لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے انتخاب کا کیس, جبکہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت سے 1 دن کی مہلت مانگ لی. عدالت نے ریمارکس دیے. ڈی سیٹ ہونے والے 5 اراکین اسمبلی کیسے دوبارہ ووٹ ڈال سکیں گے. فل بینچ نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے دوبارہ انتخاب ہو رہا ہے, فری کین تحفظات دور کر لیں. تحریک انصاف اور اسپیکر پنجاب اسمبلی نے موقف اختیار کیا کہ حمزہ شہباز کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب غیر قانونی ہے. کیس کی سماعت آج دوبارہ ہوگی. دوسری جانب MQM رہنماؤں خالد مقبول صدیقی, فروغ نسیم اور امین الحق کی چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات. سندھ میں بلدیاتی انتخابات اور حلقہ بندیوں پر تحفظات سے آگاہ کیا. میڈیا سے گفتگو میں خالد مقبول صدیقی نے کہا MQM ملک میں تبدیلی کی سب سے بڑی علامت ہے. بنیادی مسائل کے حل کے لیے متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دیا. فروغ نسیم نے کہا فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے شفاف ووٹر لسٹیں ہونی چاہیے. جو بلدیاتی انتخابات ہوئے, جس طرح دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں پیپلز پارٹی, وہ انتخابات تھے نہیں, انتخابات اس شکل میں نہیں ہوتے. تو پیپلز پارٹی تو اتحادی ہے, اس حوالے سے کیا ہے اس کو ہمیں پاکستان کا اتحادی ہونا چاہیے, آئین اور قانون کا اتحادی ہونا چاہیے. ہم تو اتحادی نہیں تھے, وہ جو کمبائنڈ اپوزیشن تھی. اس کے بعد ہم جو گئے اس وقت وجوہات یہ تھی کہ جو بیسک ایشوز تھے ہمارے سب کے وزیر اعظم نے اکثر یہ ذکر کیا کہ وہ اس کا اختیار نہیں رکھتے. آرٹیکل 218(3) کے حساب سے فری اور فیئر الیکشن جو ہے جب تک نہیں ہوگا
तब तक आर्टिकल 218(3) का जो मैंडेट है वो पूरा नहीं होता। बल्दियाती इलेक्शन के नताइज और इलेक्शन कमीशन के किरदार के खिलाफ GDA और JUI ने लाड़काना सेशन कोर्ट गेट के बाहर एहतजाजी धरना देकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। डॉक्टर सफदर अब्बासी और मौलाना राशिद महमूद सोमरो ने कहा, इलेक्शन कमीशन उनकी निशानदही पर 14 अजला के हर 2 यूसीस के वोटर्स की अंगूठों के निशानात से तस्दीक कराए। अगर वो जाली ना हुए तो तहरीक की कॉल वापस ले लेंगे। उधर खैरपुर में GDA रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में PP रहनुमा मंजूर वसान पर धांधली का इल्जाम आयद कर दिया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि जब से इमरान खान गए हैं, इदारों के खिलाफ कैंपेन जारी है। साबिक रुकन कौमी असम्बली आयशा गुलाली कहती हैं, इमरान खान फौज के अंदर लड़ाई कराना चाहते हैं। प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन गुफ्तगू में खातून रहनुमा ने कहा, ज़ाती मफादात के लिए पाकिस्तान में शाम और अफगानिस्तान जैसी सूरत हाल नहीं बनाना चाहिए। 2017 में एक थप्पड़ मैंने मारा था, दूसरा आपको पड़ने वाला है। इस वक्त मुल्क में सूरत हाल आप देख रहे हैं, जब से PTI चेयरमैन नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए बाहर आए हैं इक़्तिदार से, तब से एक ज़बरदस्त कैंपेन शुरू है पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़। फ़ौज को ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है और मुल्क में एक अनार्की क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पे जो एक इंतहाई गलीज़ ट्रेंड्स हमारी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जा रही हैं, जितनी इन्होंने कोशिश की कि जनरल बाजवा गैर जानिबदारी छोड़कर PTI को दोबारा हुकूमत में लेकर आए। ये चाहता है कि फौज मामलात हुकूमत चलाए, ये वज़ीर आज़म बन जाए और इसको दोबारा वज़ीर आज़म बना दें, तो ना फिर कोई साजिश होगी, ना फिर कोई फौज बुरी होगी। आप लबनान वाली सूरत हाल पाकिस्तान में क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप छोटे फौजियों को ये कह रहे हैं कि अपने बड़े अफसरों का हुक्म मत मानो, मैं PTI को ये कहती हूँ कि एक थप्पड़ तो आपको 2017 में पड़ा था मेरी तरफ से, अब दोबारा दूसरा थप्पड़ आपको पड़ने वाला है अगर आप इदारों पर हमले से बाज नहीं आए। PTI ज़िमनी इंतखाबात में अब अपनी यकीनी शिकस्त देखकर घबरा गई। कई हलकों में PTI को उम्मीदवार तक मुयस्सर नहीं। इदारों को सियासत में घसीटना शर्मनाक फेल है। सूबाई वज़ीर दाखिला ताउला तारड़ के तहरीक इंसाफ पर लफ्ज़ी वार, कहा PTI की जानिब से कौमी सलामती पर इल्ज़ाम काबिल मुज़म्मत। वज़ीर कानून मलिक अहमद खान काज़मी का ज़िमनी इंतखाबात में जीत का दावा। सूबाई वज़ीर ने मुल्क में महंगाई का एतराफ़ करते हुए ज़िम्मेदार PTI की साबिक हुकूमत को करार दे दिया। पंजाब भर में ज़िमनी इंतखाबात में अपनी यकीनी शिकस्त को देखते हुए कल तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने इदारों पर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की। 20 हलकों के अंदर चंद हलके ऐसे हैं जहां पर कोई मुकाबला, अक्सरियत हलकों की ऐसी है जहां पे मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी हासिल है। अब कई जगह पे तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार ही मुयस्सर नहीं आए। इदारों को ब्लैकमेल करना और कहना कि हमारी मदद करो और इदारों को सियासत में घसीटना, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। आप अगर सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते तो हार मान लें और घर चले जाएं। महंगाई है, कोई शक नहीं है। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, इसमें पब्लिक का एक रिएक्शन भी हो सकता है, ये भी सामने था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उसकी मिस गवर्नेंस, उसकी इकनॉमिक पॉलिसीज़, मईशत की तबाहाली, गुर्बत में इजाफा, ये तमाम चीज़ें उसकी पेश करदा हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। अफगानिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने का फैसला। फैसले से सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में तिजारत को तक़वियत मिलेगी। कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी और हज पॉलिसी 2022 का नया मुसव्विदा भी मंजूर कर लिया गया। काबीना ने इक्तसादी राबता कमेटी के 22 जून के फैसलों की तौसीक कर दी। मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि मुख्तलिफ ममालिक से मुताल्लिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली का एजेंडा मंजूर कर लिया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट एजेंडा जो काबीना की तरफ से वजारत दाखिला ने पुटअप किया। फॉरेन ऑफिस ने जो वीज़ा रिजीम रिव्यू की है अफ़गानिस्तान से रिलेटेड, उसकी मंजूरी दी गई। सफारत खाने पाकिस्तान के दुनिया भर में मौजूद हैं, वो इस पॉलिसी की मंजूरी के बाद अब वो मौजूदा नेशनैलिटी और पासपोर्ट की बुनियाद के ऊपर प्रोसेस किया जाएगा। तिजारत को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देने के लिए जो वर्कर वीज़ा कैटेगरी अफ़गानिस्तान का है पाकिस्तान के साथ, उसके अंदर सब कैटेगरी को शामिल किया गया है, जिसमें ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स और हेल्पर्स की एक कैटेगरी को ऐड करके ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम के अंदर उसको मुतारिफ़ कराया गया है। 48 घंटे के अंदर अंदर 6 महीने की मुद्दत की जो कैटेगरी है मल्टीपल एंट्री वीज़ा,
اس کا منظوری دی گئی ہے. اس ویزا کے لیے بورڈ آف انویسٹمنٹ اور کا ریکمنڈیشن لیٹر SECP کی جو رجسٹریشن چاہیے ہوتی تھی اس سے ان کو استثنا دیا جا رہا ہے. یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے نادرا کو فوری طور پر اس آن لائن سسٹم کے اندر جو چینجز ہیں اور اس کو آن لائن سسٹم کے اوپر لایا جائے. الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم کو کہوٹہ میں ڈیم کا افتتاح کرنے سے روک دیا. شہباز شریف نے آج کہوٹہ میں ڈیم کا افتتاح کرنا تھا لیکن حلقہ PP 7 راولپنڈی میں ضمنی انتخاب کے باعث افتتاح منسوخ کر دیا گیا. صبح الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر PP 7 نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری سے رابطہ کیا. ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کے لیے وزیر اعظم نے ڈیم کا افتتاح منسوخ کر دیا. اور اب دیگر اہم خبریں ٹاپ 5 نیوز میں. وزیر اعظم شہباز شریف سے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سمیت رہنماؤں کی ملاقاتیں. سیاسی صورتحال اور پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. نئے چیئرمین نیب کی تقرری کا معاملہ بھی زیر بحث آیا. راجہ ریاض نے بجٹ منظوری کے عمل میں حکومت کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کرا دی. ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ FBR نے 6000 ارب سے زائد محصولات جمع کر لی ہے. FBR نے جاری مالی سال کے لیے مقررہ ابتدائی ٹارگٹ 5829 ارب روپے گزشتہ ہفتے حاصل کر لیا تھا. ترجمان FBR کے مطابق FBR 30 جون تک 6100 ارب روپے کے ٹیکس محصولات کا ہدف حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے. سابق وزیر خزانہ شوکت طرین نے ٹیکس بڑھانا حکومت کی نااہلیت قرار دے دیا. کہتے ہیں ٹیکس امیروں پر نہیں فیکٹریوں پر لگایا گیا ہے. لوگ ان کی پالیسیوں سے بہت تنگ ہیں. ٹیکس ہدف کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے. موجودہ حکومت نے سارے عمل کو ریورس کر دیا ہے. آج لوگ مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہیں. محکمہ صحت سندھ نے دعا زارہ کی عمر کے تعین کے لیے اسپیشل میڈیکل بورڈ کی تشکیل سے متعلق جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت کو آگاہ کر دیا. 3 روز میں دعا زارہ کی عمر کا تعین کر کے عدالت اور محکمے کو آگاہ کر دیا جائے گا. دوسری جانب دعا زارہ کے والد نے کیس کے تفتیشی افسر پر عدم اعتماد کرتے ہوئے تبدیل کرنے کی درخواست کر دی. یوٹیلیٹی سٹورز کا آڈٹ شروع. صارفین کی مشکلات میں اضافہ. اگلے 2 دن تک اشیاء کی سپلائی نہیں آ سکے گی. خریداروں کو 5 دن تک یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ترکیہ کے نئے سفیر محمد پاچا جی کی وزیر خارجہ آمد. سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے ترک نامزد سفیر کا خیر مقدم کیا. جبکہ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سیکرٹری خارجہ نے پاک ترک تاریخی کثیر الجہتی برادرانہ تعلقات پر روشنی ڈالی. سیکرٹری خارجہ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاک ترک شراکت داری کو نئی بلندیوں پر لے جایا جائے گا. اب کچھ بات کرتے ہیں بدلتے موسم کی. مانسون کی بارشیں رنگ جمانے کو تیار. محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر شہروں میں کل سے بارشوں کی پیشگوئی کر دی. کراچی اور حیدرآباد میں 3 سے 5 جولائی کے دوران موسلادھار بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ظاہر کر دیا. اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ، جہلم، سرگودا میں بھی بادل برسیں گے. پشاور سمیت KPK میں بھی بارشوں کا امکان. مری میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. ماہی گیروں کو سمندر سے دور رہنے کی ہدایات کی گئی. موسم کا حال بتانے والوں نے شہر قائد میں بارش کی کیا پیش گوئی کی ہے، بتا رہے ہیں محمد حماد. محکمہ موسمیات نے تمام اداروں کو 1 جولائی سے جو ہے کراچی میں بارش کی پیشگوئی کا جو ہے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے. محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ 1 جولائی سے کراچی سمیت بدین، ٹھٹا، حیدرآباد، شکارپور اور سکر میں جو ہے بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. جبکہ 30 جون سے 4 جولائی تک جو ہے کشمیر، اسلام آباد، پنڈی اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں جو ہے موسلادھار بارش ہوگی. اس وقت جو ہے کراچی کا موسم جو ہے کچھ یوں ہے کہ 26 سینٹی گریڈ جو ہے ریکارڈ کیا گیا ہے. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 56% ہے. زیادہ نمی ہونے کی وجہ سے جو ہے کراچی میں آج بھی جو ہے گرمی پڑے گی. کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 19 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 37 ڈگری ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے. جبکہ شمال مغرب سے چلنے والی جو ہوا ہے وہ 19 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں. محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ ہوا میں زیادہ نمی ہوگی تو کراچی میں آج زیادہ گرمی پڑے گی. اور کراچی میں جو ہے وہ بوندا باندی کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے کہ شام تک کراچی میں بوندا باندی بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو ہے 1 جولائی سے جو ہے کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں جو ہے بارش کی پیشگوئی ہے. اور تمام اداروں کو جو ہے ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ بارش ہونے سے قبل جو ہے وہ اپنی تمام تیاریاں کر لیں. جی
बुलेटिन में अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं कि मक्का मुकरमा में हज बैतुल्लाह के लिए आने वाले 5 पाकिस्तानी आज़मीन इंतकाल कर गए। हज मिशन ज़राए के मुताबिक इंतकाल करने वालों में 4 मर्द और 1 खातून शामिल है। जाबहक होने वालों में सवात के फजल अली, लाहौर के हाफिज मोहम्मद सदीक और सईद खैर मोहम्मद, जनूबी वजीरिस्तान से अलाउद्दीन जबकि कराची से नजमुल निसा शामिल हैं। 5 आज़मीन हज का इंतकाल मुख्तलिफ औकात में हुआ। उनकी नमाज जनाजा अदा करने के बाद मक्का मुकरमा के मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन का थीसिस डिस्प्ले, टेक्सटाइल, इंटीरियर डिज़ाइन और आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट के 45 थीसिस नुमाइश के लिए पेश कर दिए गए। कौसे कज़ा के रंग बिखेरे इस थीसिस शो का अहवाल इस रिपोर्ट में। तालिब इल्मों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने का मिशन सुपीरियर यूनिवर्सिटी एक बार फिर बाजी ले गई। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर की नंबर 1 रैंकिंग पर मौजूद सुपीरियर यूनिवर्सिटी के थीसिस शो 2022 का आगाज अलहमरा आर्ट गैलरी में एमडी सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक ने इफ्तिताह किया। सारा क्रेडिट गोज टू अवर चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब कि उनके वीएन के मुताबिक जो है सुपीरियर यूनिवर्सिटी चल रही है। अच्छे आइडियाज़ हैं कि वो मोस्टली आइडियाज़ मैंने देखे हैं वो ग्लैमर के ऊपर नहीं है या वो आर्टिफिशियल नहीं है, बल्कि जो लोगों के मसाइल हैं और जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। डिस्प्ले किए गए थीसिस में तलबा व तलबात की महारत देखकर मुअज़्ज़िज़ मेहमान उनके काम की तारीफ किए बगैर न रह सके। हम आज भी अपनी कोटेशन जब होती है तो उसमें हमारा माजी शामिल होता है। ये हमारी यूथ, ये जो हमारा मुस्तकबिल है, ये फ्लैश फॉरवर्ड में लिव कर रहा है कि कल क्या होना है। मैं समझता हूँ यूथ ही हमारा मुस्तकबिल है। कल आने वाले दिनों ने उन्हें पाकिस्तान को संभालना है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी जहाँ हम आज खड़े हैं जिस प्लेटफॉर्म पे, मैं साउथ पंजाब से मेरा तल्लुक है, आखिरी पसमानदा ज़िला है बावल, वहाँ तक इनके ब्रांचेज, वहाँ पे इनके इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। नुमाइश और इसमें जो बच्चों और बच्चियों ने जो काम किया है वो गैर मामूली है और यकीनन जब मेहनत से किया हुआ काम होता है उसका नेमुल बदल भी मिलता है, उसका सिला भी मिलता है। जो पोर्ट्रेल है इनके एक्सप्रेशन का थ्रू वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ आर्ट, चाहे वो पेंटिंग है, नमूना जात हैं या कैरिकेचर्स हैं, सिंपली इम्प्रेसिव। ऐसा लगता है जैसे कोई आप न्यूयॉर्क की किसी आर्ट गैलरी में आ गए। एसोसिएट डीन एंड डायरेक्टर सुपीरियर लॉ कॉलेज मैडम आबदा अब्दुल खालिक ने कहा, अपने तुलबा की सलाहियतें देखकर लगता है सुपीरियर के विजन का समर मिलना शुरू हो गया है। फैंटेसी वर्ल्ड में आ चुकी हूँ और मुझे इतनी एनर्जी मिल रही है यहाँ पर। बच्चों के अंदर जो एक्चुअली एबिलिटीज़ होती हैं जो कि हमारी पाकिस्तानी कौम के बच्चों में बहुत ज़्यादा हैं, वो उनको इन्होंने इन्हांस किया है। तुलबा सुपीरियर यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म मुहैया करने पर मशकूर। ये मैंने दिखाया कि फिश की स्किन के ऊपर कोई भी काम करवा सकते हैं, प्रिंटिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, कटिंग है, तो वो सारा काम मैंने सैम्पल्स में किया कि इसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। ऑनलूम पे मैंने काम किया और ये सारी एक्सपेरिमेंट मेरा ये चैलेंज था, ऑनलूम पे वाइट्स के साथ एक सरफेस क्रिएट करना। मैंने एक्सपेरिमेंट सरफेस किया है। 3 रोजा थीसिस शो में इंटीरियर डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के तुलबा के 45 थीसिस रखे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी स्कूलों के तलबा को किताबें ना मिलने का मामला, वजीर इब्तदाई और सानवी तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिस ले लिया। वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहराम तुर्कई की ज़ेर सदारत टेक्स्ट बुक बोर्ड की जायज़ा इजलास में फैसला किया गया कि छुट्टियों के बाद स्कूल खोलने से 3 दिन पहले सूबे भर में तलबा को मुफ्त तालीमी कुतुब दी जाएंगी। मुकर्ररा वक्त में तलबा को कुतुब ना मिलने की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज़राए के मुताबिक KPK के सरकारी स्कूलों के तलबा ताहाल निसाबी कुतुब से महरूम हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाने तक टैक्सी ड्राइवर्स के नखरे और किराए सुनकर सबके रंग उड़ जाते हैं। ऐसे में वफाकी दरुल हुकूमत में पेशावराना खवातीन ने ऑफिस जाने का आसान हल तलाश कर लिया। रिपोर्ट कर रही हैं शिराज अहमद शराजी। न खाए पेट्रोल, न बनाए किसी का मोहताज, देखने में खूबसूरत और चलाने में भी आसान, चार्ज लगाया और अपने टाइम पर अपने दफातर भी पहुंच गए। खवातीन को अपना पेट्रोल महंगा होने की टेंशन है और न ही टैक्सी वालों के रेट ज्यादा होने की फिक्र। मोबाइल जितना आप चार्ज करते हैं उतना ये चार्ज करती है, उससे ज्यादा ये बिजली नहीं लेती और लगभग 40 से 45 किलोमीटर बड़े आराम से ये चलती है। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों से तंग 59 साल फराहनाज स्कूटी पर आसान और आरामदेह सफर को तरजीह देने लगी। कुछ लोगों ने अपनी बच्चियों के लिए भी खरीदी हैं, जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में जो जाती हैं बच्चियां,
ये उनके लिए तो बहुत अच्छी है। बहिम्मत खातून ने नौजवान लड़कों और दीगर वर्किंग वुमेन को भी स्कूटी चलाने का मशवरा दे दिया। फराहनाज कहती है कि वो दफ्तरी काम के अलावा घर के तमाम काम स्कूटी पर बैठकर ही सरअंजाम देती है। कैमरामैन सदफ मलिक के साथ शिराज अहमद सिराजी, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। ईद कुर्बान के करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल हो गईं। सीबी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं रमेश कुमार से। जी रमेश। जी, ईद कुर्बान के करीब आते ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह सिब्बी में भी बकरा मंडी सज गई। बकरा मंडी के सजते ही शहरी बड़ी तादाद में ईद कुर्बान के लिए जो कि बकरे ख़रीदने के लिए आए हुए हैं, जबकि इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं वो जो ईद कुर्बान के लिए जो यहाँ पे बकरा ख़रीदने आए हैं उनको किस तरह का बकरा पसंद है और जो मंडी में रेट चल रहा है वो इस वक्त क्या है। जी सर, जिस तरह महंगाई बढ़ती गई इसी तरह इस साल भी हम बकरा लेने आए हैं मंडी में। जो बकरा पिछले साल हमें 25 से 30 हज़ार में मिल रहा था, इस दफ़ा 50 हज़ार से कम हमें कोई बकरा ही नहीं मिल रहा। पूरी मंडी घूम के हम लोग थक चुके हैं, लेकिन अब तक हमें जो हमारे रेंज में बकरा नहीं मिला। जी, जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना है कि जो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है उसके बाद जो गुज़श्ता साल हमने 25 से 30 हज़ार रुपये तक जो बकरा ख़रीदा था वो इस साल 50 हज़ार से भी ज़्यादा का मिल रहा है। जबकि इस हवाले से जब हमने व्यापारियों से भी रब्ता किया उनका भी यही कहना है जो बड़े जानवर हैं उनमें बीमारियां होने की वजह से छोटे जानवरों की कीमतों में इजाफा हमें मिला है। इसकी वजह से हम महंगे दामों में फ़रोख्त कर रहे हैं। जी।